तो यहाँ तक तो चीजें मुझे उम्मीद है क्लियर हो गई है कि जब भी आप सेंटेंस को फ्रेम करते हो तो दो अहम चीजों का होना जरूरी है, पहला सब्जेक्ट और दूसरा हमारा वर्ब। और इसके बाद भी एक और चीज का ख्याल रखना काफी ज्यादा जरूरी है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपका सिंगुलर ही होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप छोटा सा स्टोरी यहाँ नरेट करना चाहूंगा। होता कुछ इस तरीके से था कि बहुत साल पहले सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ रहते थे। जिंदगी काफी अच्छी चल रही थी, अंडरस्टैंडिंग का लेवल भी काफी ज्यादा था। अब धीरे धीरे क्या हुआ कि चीजों में बदलाव आना शुरू हो गया। सब्जेक्ट जो करता था, या फिर यूं कहूं तो सब्जेक्ट की जितनी कमाई थी वर्ब को उतना पसंद नहीं था, राइट। इन चीजों की वजह से दोनों के बीच कॉन्ट्रडिक्शन शुरू हो गया। अब सब्जेक्ट को वर्ब की चीजें पसंद नहीं आने लगी, वर्ब को सब्जेक्ट की चीजें पसंद नहीं आने लगी। अब वर्ब जो है ये तो सवाल करेगी, ये वर्ब जो है अपने सब्जेक्ट से सवाल तो करेगी ही ना कि तुम इतने पैसे कहाँ पे उड़ा रहे हो, तुम जो कमा के ला रहे हो उसमें भी तो मेरा हक होगा इस वाले कंडीशन पे। लेकिन ये प्रॉपर हमें डिनाई कर गया, तो दोनों के बीच यहाँ पे ये चीज तय किया कि अब हम दोनों को अलग हो जाना चाहिए। तो जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक साथ थे तो अब यहाँ से वो अलग हो गए, सब्जेक्ट भी अलग हो गया, वर्ब भी अलग हो गया। अब सब्जेक्ट के साथ बच गया सिर्फ हमारा ऑब्जेक्टिव टर्म और वर्ब के साथ हमारा बच गया सिर्फ ऑब्जेक्टिव टर्म। अब जैसे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों एक दूसरे से अलग हो गए तो सब्जेक्ट भी अब वर्ब के बिना सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रहा और वर्ब भी सब्जेक्ट के बगैर सेंटेंस को पूरा नहीं कर पा रहा, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे है पर ये क्या करता है, ये क्या है, क्या इसके पास है, ये बिना वर्ब के ये बता नहीं सकता। वर्ब भी सब्जेक्ट के बिना इनकम्प्लीट है कि वो क्या करता है, कौन करता है, इसके बारे में किसी भी तरीके से कोई जानकारी यहाँ पे मिलनी बंद हो जाती। तो फिर दोनों के बीच एक एग्रीमेंट किया गया कि हम दोनों एक साथ होंगे जरूर, बशर्ते एक एग्रीमेंट के तहत। जी हाँ दोस्तों, कि जितना तुम्हारी कमाई में जितना तुम्हारा हक होगा उतना ही मेरा हक होगा। तुम जो खाओगे मुझे वही खिलाओगे, तुम जो पहनोगे मुझे भी वही पहनाओगे। अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज है, अगर तुम्हारे पास कोई एक चीज है तो एक चीज मेरे पास होगी, अगर तुम्हारे पास दो चीज है तो वो दो चीजें मेरे पास भी होगी। समझ में आ रहा चीजें? मुझे उम्मीद है गाइस इस स्टोरी के बाद आपको ये चीज समझ में आ गया होगा कि किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब का इंडल्जेंस होना जरूरी है, लेकिन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। आसान शब्द में आपको ये कह सकता हूँ कि किसी भी फैमिली को बनाने के लिए दो चीजों की जरूरत होती है। एक होता है हस्बैंड जो हमारा सब्जेक्ट है और दूसरा होता है वाइफ जो हमारी वर्ब है, राइट। क्योंकि हस्बैंड और वाइफ दोनों के मिलने से ही आप उसके बाद जितने भी परिवार को बढ़ा लो, ऑब्जेक्टिव टर्म में कुछ भी ऐड कर लो, वो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन दो अहम चीजें जरूरी है, सब्जेक्ट और वर्ब, यानी कि हस्बैंड और वाइफ। इसके बिना आप फैमिली बना ही नहीं सकते और ठीक इसी तरीके से सब्जेक्ट और वर्ब के बिना आप सेंटेंस बना ही नहीं सकते। अब सवाल आपका ये आ रहा होगा कि कई बार आपने सेंटेंस में ऐसा भी देखा होगा कि उस कंडीशन में सब्जेक्ट नहीं होता, उस कंडीशन में सब्जेक्ट नहीं होता। जैसे हम कमांड ऑर्डर वाले सेंटेंसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसे यस गो देयर, कम हियर, राइट। इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं कम हियर, तो यहाँ पे सिर्फ वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, वर्ब का इस्तेमाल किया गया है। यहाँ पे किसी भी तरीके से सब्जेक्ट का इंडल्जेंस नहीं। तो आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी कि किसी भी फैमिली को चलाने के लिए अगर हस्बैंड ना हो, राइट, तो चल सकता है, लेकिन वाइफ का होना लाजमी है। बिना वाइफ की कोई भी फैमिली चलाई नहीं जा सकती। ठीक इसी तरीके से किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट ना हो तो वो सेंस दे सकता है, जिस तरीके से यहाँ पे आपको सेंस मिल रहा होगा, कम हियर, गो देयर, राइट, अटेंड द कॉल। तो इस वाले कंडीशन में क्या है कि यहाँ पे आपको सेंस मिल रहा होगा। तो आसान शब्द आप ये समझ सकते हो कि बिना वर्ब के सेंटेंस इनकम्प्लीट है। ठीक इसी तरीके से बिना वाइफ के लाइफ भी इनकम्प्लीट और एक फैमिली भी इनकम्प्लीट ही होती। तो मुझे उम्मीद है अब ये चीजें आपको समझ में आनी शुरू हो गई। ये चीज तो समझ में आ गया होगा आप सबों को कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अब सब्जेक्ट और वर्ब को पहचानेंगे कैसे, ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि सब्जेक्ट को कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लुरल, वर्ब को कैसे पहचानेंगे कि वो सिंगुलर है या प्लुरल। तो इस चीज के लिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है कि बेसिकली जो सब्जेक्ट हमारा होता है वो कोई ना कोई नाउन ही होता है। तो अगर इस नाउन के फॉर्म में मैं अगर एक मार्कर का इस्तेमाल करूं तो यहाँ चीजें समझने की जरूरत यह है कि कोई सा भी जो नाउन होता है, कोई भी चीज होता है, वो अपने बुनियादी फॉर्म पे सिंगुलर होता है। जैसे कि यहाँ पे मार्कर है तो मार्कर अपने एक्चुअल फॉर्म में ये सिंगुलर है। अब इसे जब मुझे प्लुरल बनाना होगा, इसकी संख्या जब बढ़ानी होगी तो हम इसके साथ एस या एस ऐड करते हैं। जी हाँ दोस्तों, तब जाकर के ये जो मार्कर है ये बन जाएगा हमारा मार्कर्स। यानी कि सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो सिंगुलर से प्लुरल बनाने के लिए हम इसमें एस से एस ऐड करते हैं। अब बात करते हैं वर्ब के बारे में। वर्ब का डेफिनेशन थोड़ा सा डिफरेंट होगा।
अगर हम बात करते हैं वर्ब के बारे में, तो वर्ब अपने बुनियादी फॉर्म में, किसी वर्ब फॉर्म को एक ले लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ स्पीक, तो स्पीक इस वाले कंडीशन में क्या है, अपने बेस फॉर्म में है, यानी कि V1 फॉर्म में। और जो कोई भी वर्ब अपने बेस फॉर्म में अगर होता है तो वो प्लूरल फॉर्म में होता है। एग्जैक्टली चीजें यहाँ से टोटली ऑपोजिट है, बिल्कुल ठीक ऑपोजिट है। आप इस वर्ब को हमें सिंगुलर बनाने के लिए ऐसे एस ऐड करते हैं। स्पीक में अगर मैं एस ऐड करता हूं तो यहाँ पे ये स्पीक्स हो जाता है। डन माय पॉइंट। तो ये V1 था, आप जैसे एस ऐड करके मैंने इसे सिंगुलर बनाया तो ये अब V5 में तब्दील हो गया। इसी फॉर्म को हम लोग सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोबारा मैं आपको बता दूं कि कोई सा भी जो नाउन होता है अपने बुनियादी फॉर्म में या सिंगुलर फॉर्म में होता है, इसे हम प्लूरल बनाने के एस ऐड करते हैं, उसके बाद ये प्लूरल में तब्दील हो जाता है, यानी कि ये मार्कर से मार्कर्स हो जाता है। इस वाले कंडीशन में वर्ब का फंडा टोटली अपोजिट है कि वर्ब अपने बुनियादी फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में होता है, इसे सिंगुलर हमें बनाना पड़ता है और एस से एस लगाकर हम इसे सिंगुलर करते हैं। तो जैसे ही वर्ब सिंगुलर बन जाता है तो उसमें उसके आखिर में आप देखोगे कि एस लगा। किसी भी तरह के वर्ब के बारे में आप बात करो, चाहे बात करो मेन वर्ब की, अगर मैं बात करूं यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की एम इज आर, तो आप यहाँ पे देखोगे कि किस वर्ब के आखिर में एस लगा हुआ है। एम इज आर में आप इसके आखिर में एस लगा हुआ है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ही के साथ हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्योंकि ही हमारा सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब चाहिए। अब अगर मैं बात करूं इसके पास्ट फॉर्म के बारे में वाज वर्ब, तो आप यहाँ पे पाओगे कि किस वर्ब के आखिर में एस लगा हुआ वाज के, तो आप ध्यान दोगे शी के साथ हम वाज लगा क्योंकि शी हमारा सिंगुलर फॉर्म और हमें वर्ब भी सिंगुलर ही चाहिए। अब अगर मैं बात करूं टू हैव फैमिली किसी वर्ब के बारे में, तो अगर यहाँ पे देखोगे हैज या फिर हैव, तो हैज हैव में किस वर्ब के आखिर में एस लगा हुआ है, एस हैज में लगा हुआ है, राइट। हैव या हैज में एस तो हैज के साथ ही लगा हुआ है, तो आप अभी इस चीज को जरूर नोटिस करोगे कि ही के साथ हमेशा हैज लगता है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ प्रेजेंट फॉर्म। अगर मैं बात करूँ V1 का, तो आपको समझ में आ गया कि V1 और V5 ये इस्तेमाल होता है हमारा प्रेजेंट फॉर्म के लिए। अगर एग्जांपल में लूं तो मैं बोल सकता हूं he sings, राइट, या फिर आप बोल सकते हो I sing। गेटिंग माय पॉइंट। अगर आप आई लगा रहे हो तो उसके साथ सिंग लगेगा, यानी कि V1 फॉर्म लगता है, और यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगाते हैं। यहाँ चीज समझ में आ गई, यानी कि V1 और V5 इस्तेमाल कहाँ पे हुआ, प्रेजेंट में चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए, यानी कि ये हमारा क्लियर है, उसके बाद ये हमारा क्लियर है। अब बचता है V2, V3 और V4। अब V2 को देख लेते हैं। V2 का इस्तेमाल बेसिकली पास्ट के फॉर्म में होता है। यस, V2 का इस्तेमाल बेसिकली हम पास्ट की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। यानी कि अगर मैं लिखूं इसी का पास्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये चीजें आप समझ में आ गया होगा कि V1 और V5 का इस्तेमाल, यानी कि V1 और V5 का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में होता है। अब बच जाते हैं हमारे पास V2, V3 और V4। एग्जैक्टली गाइस, तो V2 के बारे में याद देखते हैं। अगर मैं कहूं I went to market, तो इस वाली कंडीशन में आप देखोगे ये वर्ब जो है हमारे सेकंड फॉर्म में, ये गो का सेकंड फॉर्म है, यानी कि ये अपने पास्ट फॉर्म में, तो V2 का इस्तेमाल यहाँ पे पास्ट की चीजों को एक्सप्रेस करने के लिए हो जाता है, और यहाँ पे अब बच गया वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। तो समझाने में आपको ये चाह रहा था कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया कि सेंटेंस फ्रेमिंग में सब्जेक्ट और वर्ब की जरूरत पड़ती है, और सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद वर्ब होता है। एग्जैक्टली गाइस, चाहे आप हेल्पिंग वर्ब रखो, चाहे आप मेन वर्ब रखो, ऑक्सिलरीज रखो, प्राइमरी ऑक्सिलरी रखो, जिस भी तरह का वर्ब आप रखते हो, सब्जेक्ट के ठीक बाद यहाँ पे रखना होता है। अब चीजें यहाँ पे समझ में आ गई कि मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था। मैंने आपको एक स्टेटमेंट दिया था कि मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं। जी, मैंने आपको क्या बताया था कि मेन वर्ब वो वर्ब होते हैं जो सेंटेंस में जब आते हैं वो स्वतंत्र रूप से आते हैं, यानी कि सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल किया जा सकता है। सेंटेंस को कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती, एक्सेप्ट V3 और V4। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पे मैं उसी चीज को समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं यहाँ पे लेता हूं, अगर मैं लिखूं I browse अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं I browse a laptop, तो इस वाले कंडीशन पे यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म हम लोग इस्तेमाल करें। यस, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे सेंटेंस का जो सेंस है वो इनकम्प्लीट होगा। अगर आप यहाँ पे V2 की तरह इस्तेमाल कर रहे हो
यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप V2 के तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो तो इस कंडीशन में ये सही हो सकता है। तो एक और एग्जांपल मैं आपको लिख देता हूँ, आई गिवन माई पर्स टू यू। अब ध्यान देने वाली बात है कि जिस तरीके से इस वाले कंडीशन में सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद वर्ब का इस्तेमाल होता है, तो सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद मैंने वर्ब का इस्तेमाल किया, चाहे मैंने V1 का इस्तेमाल किया या फिर V5 का। सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद वर्ब, सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद वर्ब, यानी कि V1 और V5 सब्जेक्ट के ठीक तुरंत बाद मैंने इस्तेमाल किया। और फिर मैंने आपको एक एग्जांपल दिया V2 का, राइट। तो V2 वाले कंडीशन में आपको दिखलाया कि आई वेंट टू मार्केट। इस वाले कंडीशन में भी सब्जेक्ट के ठीक बाद मैं यहाँ पे वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर रहा हूँ। यहाँ इसके बीच में मैंने किसी तरीके से कोशिश नहीं रखा। आप बात करते हैं वर्ब के थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म के बारे में, तो वर्ब के थर्ड फॉर्म को मैंने एग्जांपल लिखा है, आई गिवन माय पर्स टू यू, राइट। तो इस वाले कंडीशन में ध्यान देने वाली बात है कि सब्जेक्ट ये और इसके ठीक बाद मेन वर्ब का इस्तेमाल किया गया है, राइट। और मैंने आपको बताया था कि वर्ब का थर्ड फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऐसा, ये मेन वर्ब है जरूर, लेकिन ये ऐसा मेन वर्ब है कि सेंटेंस के कंप्लीट सेंस देने की, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस का कंप्लीट सेंस क्या होगा, प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर दिया जा रहा है, यानी कि मैंने अपना पर्स किसी को दिया, मैंने अपना पर्स आपको दिया है। तो इस वाले कंडीशन में इस सेंस को कंप्लीट सेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंसफुल बनाने के लिए हमें इसके पहले हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी, जो हम इस्तेमाल करते हैं हैव। तो अगर मैं बोलूं आई हैव गिवन माय पर्स टू यू, ये सही होगा। अगर हम ये बोलते हैं आई गिवन माय पर्स टू यू, तो बिल्कुल ये पूरी तरीके से गलत है। तो ठीक इसी तरीके से अगर मैं एग्जाम्पल लूं वर्ब के फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब के आईएनजी फॉर्म का इस तरीके से, तो अगर मैं एग्जाम्पल में ये लिखूं, yes, right, I teaching you, आप यहाँ पे लिख सकते हो, yes, I teaching you English। तो इस वाले कंडीशन में ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के ठीक बाद वर्ब का इस्तेमाल करना पड़ता है। मैंने फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया, ठीक वर्ब का इस्तेमाल किया, लेकिन यहाँ पे क्या ये कंप्लीट चीज दे पाएगा? अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश, राइट, तो इस चीज को, इस सेंटेंस को कंप्लीट सेंसफुल बनाने के लिए अगर मैं ये कहता हूँ आई टीचिंग यू इंग्लिश, ये पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसके पहले हमें कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना पड़ेगा। आई एम, इसकी रेफरेंस में हम लोग एम का इस्तेमाल करते हैं, तो आई एम टीचिंग यू इंग्लिश, ये सही है। तो मुझे उम्मीद है गाइस कि आपको मेन वर्ब का जो फंक्शन है ये पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा।